आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बेहद दिलचस्प शख्स से जो पेशे से एक डॉक्टर है लेकिन पैशन से एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और मेंटोर भी। डॉक्टर रितेश मलिक, इनका नाम फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट में भी शामिल है। ये एक वर्चुअल एक्सेलरेटर दिल्ली में चलाते हैं और 20 से ज्यादा स्टार्टअप्स में अब तक इन्होंने निवेश किया है। तो चलिए सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। रितेश, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मुझे बताइए, MBBS पूरा करने के बाद डॉक्टरी के बजाय आप ये स्टार्टअप्स की दुनिया में कैसे आए? हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की ये प्रॉब्लम है कि जो हम करना चाहते हैं वो हमारे को करने नहीं दिया जाता। दोनों मेरे माँ बाप डॉक्टर थे, तो इसलिए स्कूल वालों ने कहा कि तुम भी बायो लो और आगे जाके डॉक्टर ही बनो। लेकिन मेरा पैशन हमेशा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ था। फर्स्ट ईयर MBBS से तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं छोड़ के ये चीज की जाए। और क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, हमारे सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं सब डॉक्टर हैं, तो उनसे खूब डांट पड़ी पहले, लेकिन धीमे धीमे सब अच्छा गया। हमने अलाइव ऐप बनाई थी जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया को बेच दिया था, और उसके बाद अब स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट और कोवर्किंग में और इनोवेशन के इस जगत में मैं आ गया हूँ। तो आपने क्योंकि खुद एक ऐप बनाया, उससे आपने एक एग्जिट लिया और उस बचे हुए पैसे से आपने क्या ये कभी सोचा कि एक और बिजनेस शुरू किया जाए, एक और स्टार्टअप पर काम किया जाए? जी बिल्कुल। 2 साल तो मैं सिर्फ निवेश और सीखता रहा सिलिकॉन वैली जाके कि कैसे स्टार्टअप्स होते हैं, और फिर वापस आके अभी पिछले ही साल मैंने अपना नया स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम है इनोवेट, जिसमें हम क्या करते हैं, बाकी सब जो और स्टार्टअप्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपने स्टार्टअप्स और अपने सपनों को रियलिटी बना सकें। ओके, तो आप एक अब प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं दूसरे स्टार्टअप्स के लिए। अब तक जो आपने निवेश किया है, और मैंने ये जरूर पढ़ा है आपके बायो में कि आपने कोची को आइडेंटिफाई किया है और वहां पर जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उन्हें आप बैक कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कोची क्यों? और आपने जो पहली रोबोटिक्स कंपनी में निवेश किया था वो आगे जाकर बड़ा पैसा भी उठा पाई है, तो क्या आपने वहां के एंटरप्रेन्योर्स में जज्बा देखा है, लगन देखी है अपने बिजनेसेस की ओर? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल स्टार्टअप और इनोवेशन का जो जगत है ना, अभी सिर्फ IITs और IIMs की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। देश के अंदर इतने सारे बच्चे हैं जो IITs और IIMs से नहीं है, उनमें इनोवेशन का जज्बा बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा हद तक इग्नोर किया जा रहा है। तो उसी की वजह से मैं एक बार कोचिन गया था अपनी बहन से मिलने, और वहां मैंने देखा एक जगह का नाम जिसका नाम था स्टार्टअप विलेज, और वहां पे ऐसे अच्छे स्टार्टअप्स और इनोवेशन और पेटेंट्स थे। तो उसी में से एक में हमने इन्वेस्ट किया था जिसका नाम था फिन रोबोटिक्स, आज जिसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से भी ऊपर है, और उन्होंने कोई लगभग 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठाई थी कलारी कैपिटल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप IIT से हो या IIM से, एंटरप्रेन्योरशिप एक जज्बा है, वो आप में हसलिंग की एक पावर और एक ना क्विट करने की एक पावर जो है वही आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाती है। मुझे बताइए, क्योंकि उम्र में आपकी भी उम्र ज्यादा नहीं है ना, I'm sure कई स्टार्टअप फाउंडर्स आपके सीनियर भी रहे होंगे, तो कैसा होता है जब आप उनको कहते हैं कि आप अपना पैशन फॉलो करें, अपने सपने को फॉलो करें और मैं आपको बैक करूंगा? जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप में उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। 70 साल का बुढ़ा भी स्टार्टअप कर सकता है, और हमारे यहाँ पे एक 9 साल का बच्चा भी है जो अपना स्टार्टअप अलीबाबा का कॉम्पिटिटर बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है ये एक जज्बा है, ये एक सोच है जिसको एजुकेशन से नहीं तब्दील किया जा सकता। और जहां तक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है। वी हैव द लार्जेस्ट एजुकेशनल पॉपुलेशन, हमारे पास सबसे ज्यादा इंजीनियर हैं दुनिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और पॉजिटिव रहेगा देश के लिए। नाइस टू हियर दैट रितेश। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ये जो गुरिल्ला वेंचर्स आपने शुरू किया है, किस तरह की कंपनियों को आप लार्जली बैक कर रहे हैं? आपका क्या इथॉस है जब आप किसी स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं और फाइनल वो डिसीजन लेते हैं कि गुरिल्ला वेंचर्स या डॉक्टर रितेश मलिक उसमें पैसा डालेंगे? मुझे ऐसा लगता है हम लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट है बाकी वेंचर कैपिटल कंपनीज से, क्योंकि वेंचर कैपिटल कंपनीज बाकी लोगों का पैसा उठाते हैं, हम लोगों ने खुद का अपना हार्ड अर्न्ड मनी स्टार्टअप्स में डाला हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हैं, जिनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो वो देश का नाम रोशन करेंगे। जैसे फिन रोबोटिक्स, 111 लोगों ने फिन रोबोटिक्स को मना किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, और हम 112वें लोग थे जो जब वो हमारे पास आए,
और हमने उनमें इन्वेस्ट किया क्योंकि हमें लगा कि ये एक इंडिया का एप्पल बन सकता है या इंडिया का एक प्रोडक्ट नेशन की ब्यूटीफुल स्टोरी बन सकता है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट इथॉस की अगर आप बात करें, जो 3 चीजें होती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, वो होता है TIM, टीम, आइडिया और मार्केट। हम लोग फोकस टोटल रखते हैं टीम के ऊपर। आइडिया और मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर टीम अच्छी है तो आपका स्टार्टअप अब जरूर सक्सेसफुल होगा। तो आप ये बताइए, अब किस किस और कंपनी में आपने निवेश किया है? क्या प्राइमरीली ये टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंपनियां हैं, यानी कि ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के आधार पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, कुछ अलग मॉडल्स तैयार कर रही हैं? हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। हमारी जितनी भी कंपनीज हैं वो मोस्टली पेटेंट एंड प्रोटेक्टेड कंपनीज होती हैं। हम लोग एप्स और इन सब में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। हम फोकस ऐसी कंपनीज पे करते हैं जिनके पास अपने पेटेंट्स हों, क्योंकि आप देखेंगे पीछे फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन को मार्क डाउन हुआ है, जोमैटो की वैल्यूएशन को मार्क डाउन हुआ है। हम लोग वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं और कस्टमर बिल्डिंग के ऊपर, एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश के पीछे गोरिल्ला वेंचर्स की एक्चुअली नींव रखी गई है। और मुझे लगता है इसी वजह से वाई कॉम्बिनेटर, फोर्ब्स और इन सब ने गोरिल्ला वेंचर्स को दुनिया भर में एक्नॉलेज किया है। मुझे ये बताइए रितेश, स्पेशली आपने क्योंकि ये कहा कि आप उन कंपनियों में पैसा डालते हैं जिनके पास अपने खुद का पेटेंट होगा या फिर जो आगे जाकर पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगी। अब सरकार कोशिश कर रही है पूरे पेटेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। वहां पर हमने देखा था स्टार्टअप पॉलिसी में एक बड़ी नियम की लिस्ट भी आई। क्या वो वाकई में अप्लाई होती दिखाई दे रही है? क्या वो काफी है एक बड़े पेटेंट के दौर के लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो भारतीय फाउंडर्स के फेवर में होंगे, उस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप्स को सरकार की जरूरत बहुत ज्यादा है और अभी भी मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग ये है कि अभी भी सरकार उतना नहीं कर रही है। वो एक एक्शन प्लान नहीं बना पा रही है। मुझे लगता है ये ज्यादा PR स्टंट है, बिकॉज आप देखेंगे 2014 में अरुण जेटली जी ने बजट में ये कहा था कि हम स्टार्टअप्स को कभी भी फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन अभी ये इसलिए इन्होंने 2016 में ये वाला स्टेप लिया है क्योंकि उनको पता है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और उनका एक तरह से एक वोट बैंक भी है। ये आने वाले समय में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर वोट बैंक है। उतने सारे ब्लॉगर्स, सब ये फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स है, उनका अगर उन्होंने वोट बैंक खोया तो उनको तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है ये ज्यादा PR स्टंट है, लेकिन इसके ऊपर अमल कितना किया जाएगा वो समय बताएगा। आप उस लिहाज से फिर आप मुझे बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्राइमरीली सरकार के अब तक के इनिशिएटिव्स शायद एक PR स्टंट है, लेकिन कुछ जानकार ये मानते हैं कि इससे बदलाव आएगा और धीरे धीरे करके आ रहा है। क्या वो चीजें हैं जो शायद सरकार को आगे जाकर एड्रेस करनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई हैं? जो सबसे बड़ी चीज है इस वक्त वो ये है कंपनी फॉर्मेशन। आप देखेंगे जितने भी अच्छे तरक्कीशील देश हैं उनमें कंपनी फॉर्मेशन 24 या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में हो जाती है। आज भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योर को 40 से 45 दिन एवरेज वेट करना पड़ता है। वो तो वर्क इन प्रोग्रेस है और कई लोग कह रहे हैं कि वो काफी आसान हो गया है। आप मानेंगे नहीं, अभी क्योंकि हम लोग तो ये कंपनी फॉर्मेशन की प्रोसेस इतनी ज्यादा डेली करते हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 डेली कंपनीज फॉर्म होती हैं इनोवेट के अंदर। तो हम लोग देख रहे हैं अभी भी बहुत LLP फॉर्मेशन आसान है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें एक्चुअली पैसा उठाने के लिए बनानी पड़ती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसको और आसान 24 घंटे का विंडो पीरियड जब तक नहीं होगा तब तक देश के अंदर वो वाली चीज नहीं आएगी। सेकेंडली मुझे लगता है बैंक्रप्सी लॉ लाना आज बहुत ज्यादा एसेंशियल है इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। ओके, रितेश मुझे ये भी बताइए, अब किन सेक्टर्स पर आपका फोकस है? जो आप को वर्किंग स्पेस चला रहे हैं इनोवेट, वहां पर किस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, किस स्टेज में हैं? अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, आपसे फंड्स अगर रेज करने होंगे, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्टार्टअप की या फिर एक टीम की? जहां तक इनोवेट का आपने पूछा, इनोवेट में बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स हैं। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक और नए आइडियाज हैं। जैसे एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसका नाम है लेट्स बार्टर। क्या करता है कि आपके पास अगर एक शर्ट है और मेरे पास भी एक शर्ट है तो हम लोग एक दूसरे की शर्ट बदल देंगे बिना कैश के एंगेजमेंट किए हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किस्म के नए आइडियाज देश के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लेट्स बार्टर। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, बहुत यूनिक आइडियाज है जिनके ऊपर लोग काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इनोवेट का जो एक नींव है वो यही है कि डिफरेंट आइडियाज जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकें और जिनके, अगर आप वैसे देखें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री
उसका नाम है एग्रीकल्चर। उसके ऊपर कोई भी इनोवेशन नहीं कर रहा है। सेकंड है हेल्थ केयर और थर्ड है एजुकेशन। ये एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन देश की नींव बनाते हैं और तीनों के ऊपर कोई भी अगर इनोवेट करता है तो हम उस चीज को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके पैशन के लिए और आपके इस पर्टिकुलर वेंचर के लिए। रितेश मलिक जो एक डॉक्टरी छोड़कर अब अपने पैशन को चेज कर रहे हैं। इन्होंने खुद का स्टार्टअप पहले शुरू किया था और उसके बाद अब दूसरे स्टार्टअप्स को बैक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपके सामने पेश करेंगे एक ऐसी स्टार्टअप स्टोरी जो प्रोस्थेटिक मार्केट में बड़ा इनोवेशन लेकर आई है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल रोड एक्सीडेंट्स में लगभग 50 मिलियन लोग घायल होकर अपने बॉडी पार्ट्स खो देते हैं। किफायती ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेटिक्स की मांग इसी वजह से ज्यादा रही है, लेकिन इनकी कीमत भी काफी ज्यादा है। लेकिन एक भारतीय स्टार्टअप ने अपने इनोवेशन के बल पर प्रोस्थेटिक्स के बाजार में कमाल दिखाया है। देखते हैं कैसे बैंगलोर की राइज लेग्स ने महज 1.5 साल में ग्लोबल मार्केट में अब पहुंच बना ली है। ये है प्रज्वल, पेशे से ग्राफिक आर्टिस्ट। फिजिकल फिटनेस पर प्रज्वल खास ध्यान देते हैं और इन्हें एक्सरसाइज करता देखकर आप ये नहीं बता सकते कि कुछ समय पहले एक रोड एक्सीडेंट में प्रज्वल अपना बायां पैर खो चुके हैं। फिटनेस फ्रीक प्रज्वल का ये जोश कायम रह पाया है प्रोस्थेटिक लेग की वजह से। हाईटेक आर्टिफिशियल लिम्स पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय प्रज्वल ने भारतीय बनावट का प्रोस्थेटिक लेग अपनाया। Rise Leg is one of the best prosthetic that they have made, which has very good suspension in it, and it is made of cane, and it's very lightweight, and it has good suspension in it, whereas I can walk on uneven roads, even on slopes, terrains. So, and it's beautiful work that Rise Legs have made it. राइज लेग्स एक ऐसा स्टार्टअप है जो दाम में किफायती, वजन में हल्के और इस्तेमाल में बेहद आरामदायी आर्टिफिशियल पैर बनाता है। हैरानी की बात यह है कि ये पैर केन से बनाए जाते हैं। केन से प्रोस्थेटिक लेग बनाने की सोच को हकीकत का रूप दिया अरुण चेरियन ने। बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अरुण अमेरिका की बड़ी बड़ी नामी यूनिवर्सिटीज में PhD के लिए रिसर्च कर रहे थे। भारत की एक विजिट के दौरान उन्होंने केन फर्नीचर को बनाते हुए देखा और उन्हें ये आइडिया क्लिक हुआ। I was cane furniture that is bent in all these beautiful shapes, and yet you can sit on it. And if it can take your weight in a bent shape, that's a spring in itself. And my background is the biomechanics of locomotion, and essentially, mathematically, our leg is a spring of tuned stiffness. So it really was a question: can you then make a prosthetic leg out of cane? And really, one thing led to another, and the ISC Aerospace Department was nice enough to allow me to use their machines. CMC Vellore, St. John's, they allowed me to do clinical trials, and one thing led to another, and it is where it is today, wherein we can make very cost-effective legs. केन से प्रोस्थेटिक लेग्स बनाने के आइडिया पर अरुण ने रिसर्च की। हर तरह के केन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग बॉडी टाइप को सूट करने वाले पैर बनाए गए। फिर इन प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग के बाद अरुण को लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस के लिए ISO 10328 सर्टिफिकेशन मिला और इन्होंने खुद की बचत से 19 लाख की स्टार्टअप कैपिटल से राइज लेग्स की शुरुआत की। इसे डिजाइन करते समय अरुण ने बाजार में मौजूद किफायती आर्टिफिशियल पैरों में जो खामियां थी उन्हें मिटाते हुए कॉस्ट इफेक्टिव, मेंटेनेंस में सस्ता और फंक्शनली इफेक्टिव प्रोस्थेटिक लेग्स बनाने पर फोकस किया। Rise Legs is designed to be cost effective yet simple, that would make it very affordable to a lot of people and also repairable. We had a child who lost both his legs above the knee, who came in with 2 crutches, and
by the third hour of using raised legs, he'd come 1 hour a day. By the third day, more like the third hour of using raised legs, he was able to walk for the very first time without any crutches. We have a lady who lost both her legs. She came in with a walker. Now, without a walker, she can not just walk but also dance. So, not only is it cost effective, but it is also functionally effective. अरुण राइज लेग्स का इस्तेमाल सिर्फ चलने तक सीमित रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स, रनिंग और डांस के लिए इसे बनाने पर जोर दिया गया। अरुण की कोशिश रही है कि राइज लेग्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को मिले और अरुण ने सोचा कि ये तभी होगा जब उनका प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लेकिन ग्राहकों ने इसे गलत साबित किया। It is so cheap that it's a problem, that people wouldn't take it seriously enough. And then the second aspect was, since we're using a paradigm shift in material, people wouldn't fully appreciate the design of it. So people we designed it such that it's not going anywhere at 3 times the person's body weight. It's designed as per each person's profile. So people are worried that, oh, it's wood, will it break? And then it's funny as to how after we fit them and they walk a little bit, we, in a safe environment, we tell them to break the leg. Just try breaking the leg, put your full weight on it, hold on to the paddle bar and then start pushing against it, and it doesn't go anywhere. And inevitably after that experiment or after that exercise, they are a whole lot more confident on the legs. कंपनी का लक्ष्य है हर साल 1 लाख ग्राहकों को प्रोस्थेटिक लेग्स मुहैया कराना। इसके अलावा अरुण अगले 5 से 8 सालों में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 100 देशों में पहुंच बनाना चाहते हैं। कंपनी ने प्रोस्थेटिक लेग्स के बाद केन से बनी व्हीलचेयर बनाने का काम भी हाल ही में पूरा किया है। This wheelchair is very light, okay, and it takes a lot of less effort to wheel it. So I am doing it the first time. The wheelchair I am practicing to participate in the marathon. It's taking very easy. In just a span of about 3 weeks, I could complete about 5 kilometers today. इस क्षेत्र में एनजीओ भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, यानी जिसे हम जयपुर फुट के नाम से जानते हैं, इनका योगदान काफी बड़ा है। लेकिन मुनाफा कमाते हुए इनोवेटिव, वेल डिजाइन, कॉस्ट इफेक्टिव मोबिलिटी एड्स बनाने का स्टार्टअप राइज लेग्स का प्रयास ही प्रशंसनीय है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। भारतीय ऑनलाइन मॉडल्स में आजकल ऑफलाइन कंपनियां काफी इंटरेस्ट दिखा रही हैं। मिसाल के तौर पर कैरेट लेन, जिसमें टाइटन मेजॉरिटी स्टेक खरीद रही है, तो फैब फर्निश, जिसे फ्यूचर ग्रुप ने अक्वायर किया है। क्या वजह है इस तरह के कंसोलिडेशन की? इसी पर बात की फैब फर्निश के फाउंडर से हमारी संवाददाता राधिका कुमार ने। आज हमारे साथ है फैब फर्निश के को-फाउंडर्स आशीष गर्ग और अंकिता दबास। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर एट सीएनबीसी आवाज। आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कैसी रही है। ये एक बड़ा कदम होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि अपने कब वो सही टाइम होता है कि आप ये समझे कि हाँ, इट्स टाइम टू मे बी लेट गो एंड टेक योर बिजनेस टू अ डिफरेंट एंगल और गो इन फॉर एन एक्विजिशन। So here decision was not a very tough decision कि हाँ we are letting go of the business, we are still running the business, we will be still the part of the business, we are still running the business. So आगे इस business को कैसे grow करना is the most important thing. And with Future Group coming with us and we coming with Future Group, it's more about sustainability now. And हमको मालूम है कि हम इस business को sustain करके इसको long term strategy में देख सकते हैं. In place of looking at a short term what will we do in a year, now it's about like 5 year strategy. How will we grow to a 5 years in what type of growth can we come about? बिल्कुल। अंकिता, आप बताइए ये कदम लेना कितना मुश्किल या आसान था और किन किन फैक्टर्स को मद्दे रख आपने ये कदम लिया? I started out at Fab Furnish more than a year ago. I think हम एक डिफरेंट फेज से निकले जहाँ पे हमें अपनी टीम को एकजुट रखना था, उनको कॉन्फिडेंस देना था, बिजनेस को बड़ा करना था। आज की डेट में देखा जाए तो we've achieved many of those goals and it's been very rewarding.
आशीष बताइए, कई बार ये होता है जब एक एक्विजिशन होता है देन द कंपनी इज फोर्स्ड टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ देयर स्टाफ। क्या ये कुछ है पाइपलाइन में और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अब स्टाफिंग को लिए? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कंपनी में से या होम टाउन में से किसी में से भी कोई भी एम्प्लॉय को लेट गो नहीं करा जाएगा। It's about, as you already discussed about, we have a very lean organization right now. We are only talking about a team of 120 people in Fab Furnish and around another 120 in hometown. So we work with a very lean organization already, and there will be no firing from any perspective. In fact, from firing, we are already, both of the companies are looking for good hirings. आखिरी सवाल, आप दोनों ने प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा है और आगे भी फोकस रखेंगे, तो क्या प्लान होगा आगे फैब फर्निश के लिए? बात हुई थी कि अगले 3 महीने में वो पहली ई कॉमर्स कंपनी बन सकती है भारत में जो प्रॉफिटेबल है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? इट्स मोर अबाउट फोकसिंग ऑन कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, क्या राइट चीज चाहिए। इफ वी आर एबल टू गिव दैट थिंग टू द कस्टमर एंड वी आर मेकिंग आवर मनी। तो यहाँ पर ये नहीं है कि हम, सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट वी आर नॉट बर्निंग मनी इन कस्टमर एक्विजिशन। इस बिजनेस के अंदर कस्टमर दोबारा आता है अगर उसको अच्छी सर्विस मिलती है, उसको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। कस्टमर को लेकर आने के लिए डिस्काउंट करके या अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, देयर आर अ फ्यू ड्राइवर्स दैट आर वेरी क्लियर कि क्या हमें प्रॉफिटेबल बनाएगा। एक है, हम एक कॉस्ट बेस पे हम वहाँ से इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। 2 है, हमें फ्यूचर ग्रुप का सपोर्ट है। तो नाउ वी आर काउंटिंग ऑन ऑर्गेनिक ट्रैफिक, लाइक ही सेड कि हम अब न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे क्योंकि वी हैव गॉट अ मच लार्जर नेटवर्क, विजिबिलिटी, eyeballs, which is going to be a big driver for profitability. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।